आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज 5 का पंच प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, 5 के इस पंच प्रोग्राम में हम बात आज सुनील शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा के बयान की करते हैं। आज एक बड़ा बयान उनकी जानिब से श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुनील शर्मा की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ाम भी आयद कर दिया गया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि एनसी हुकूमत की गलतियों की वजह से उनके वर्कर मारे गए हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि असेंबली इजलास में खलल डालने का भी इल्ज़ाम नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर, मौजूदा हुकूमत पर, क्योंकि जिस तरह से 3 दिन उन्होंने जिक्र किया है कि जब बजट इजलास का दूसरा मरहला शुरू हुआ तो दूसरे मरहले के साथ ही वक्फ तरमीमी बिल को लेकर उन्होंने हंगामा जो किया है उसकी वजह से भी उन्होंने उन पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि जानबूझकर असेंबली में खलल डाला गया है। लेकिन बड़ा बयान उनकी जानिब से कहा गया है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर मारे गए हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गलतियों की वजह से और आपसी रंजिशों की वजह से भी उनके वर्कर मारे गए होंगे, ये सुनील शर्मा की जानिब से कहा गया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसका जवाब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ही देगी, क्योंकि जिस तरह से उनके जो वर्कर हैं, पार्टी वर्कर हैं, उनको मारा गया। और साथ ही साथ असेंबली इजलास का भी हवाला उन्होंने दिया है कि उन्होंने कहा है कि वक्फ बिल के बहाने मौजूदा हुकूमत की जानिब से इजलास के जो आखिरी 3 दिन रहे उसमें खलल पैदा किया, ताकि ऐवान में अवाम से जुड़े जो मसाइल हैं उस पर बहस न हो सकी। पहले सुनते हैं कि सुनील शर्मा एलओपी की जानिब से क्या कुछ कहा गया है, उसके बाद ही तनवीर सादिक ने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया है, जहां भाजपा को उन्होंने कहा है भाजपा से कि 2019 के बाद जो हलाकतें हुई हैं, चाहे सिविलियंस की हुई हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की हुई है, तो फिर उसका इल्ज़ाम भी जो भाजपा डायरेक्टली इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत कर रही है तो वो इल्ज़ाम फिर उन पर आयद होता है, ये उनकी जानिब से कहा गया। लेकिन हसनैन मसूदी जो रुकने असेंबली हैं पांपोर से, उनकी जानिब से भी क्या कुछ कहा गया। लेकिन पहले सुनते हैं कि सुनील शर्मा की जानिब से क्या कुछ कहा गया है, उसके बाद हम हसनैन मसूदी की भी बात सुनते हैं, फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड की बात करती है। स्टेटहुड हमारा नैरेटिव है, स्टेटहुड हमारा वादा है, भारतीय जनता पार्टी का वादा है। आप कहां यहां आ गए? आप ढूंढो भाई, आपने सिलेंडर देने हैं, बिजली देनी है, राशन देना है, एम्प्लॉयमेंट देनी है। आपने तो कहा है 5 लाख एम्प्लॉयमेंट देंगे, 5 लाख रोजगार देंगे। 5 लाख रोजगार का मतलब है 1 साल में 1 लाख, 5 साल है ना आपके पास, 1 साल में 1 लाख का मतलब है 6 महीने में 50,000 सरकारी नौकरियां। मुझे बताइए 6 महीने हो गए, 50,000 कहां है नौकरियां? एक नौकरी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े लीडर के भतीजे को आपने लगाया बैकडोर करके, उस नौकरी के अलावा आम गरीब के बच्चे के लिए कहां है बताइए मुझे। तो मेरे कहने का मतलब है इस हालात के जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस। और आज जो हालात सुधरे हैं, आज यहाँ पे कोई हड़ताल नहीं है, आज यहाँ पे कोई कैलेंडर नहीं है, आज यहाँ पे कोई पत्थरबाजी नहीं है, आज यहाँ पे गरीब पेरेंट्स खुशी से अपने बच्चे को स्कूल भेजता है। दूर की बात क्यों जाते हो आप? यहाँ पे डाउनटाउन जाइए, डाउनटाउन को बताइए, डाउनटाउन के लोगों को पिछले 15-20 साल आपको दुकान खोलने का कभी मौका मिला? नहीं मिला। आज जब से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के हाथ में यहाँ की सुरक्षा का जिम्मा है, डाउनटाउन आज फल फूल रहा है। आज वहां पे स्कूल खुल रहे हैं, आज वहां पे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट फ्लोरिश हो रहा है। ये क्यों? क्योंकि अमित शाह जी के हाथों में यहाँ की सुरक्षा का जिम्मा है। जब आपके पास होम डिपार्टमेंट था तब डाउनटाउन क्लोज होता। अपने वादों से नहीं भागे, अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागे, दिल्ली और लंदन के टूर कम करे, यहाँ पे लोगों की मुसीबतों के लिए फ्रंट पे आए। कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट का फेलियर था, फिर उनके वर्कर मारे गए, या कोई आपसी सहमति? 2 चीजों में एक बात तो हो सकती है, वो स्पष्ट करेंगे। मुझे कहिएगा, जब वो कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 से पहले की बात करते हैं, तो जरा वो इस पर भी तवज्जो दें कि 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ क्या। देखिए, जो तब से अब तक जब यहाँ पर सीधे मर्कज़ी सरकार की हुकूमत रही, तो जो इंसानी हुकूक की जो पामालियाँ हुई, जो यहाँ पर जो पार्टी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से और पॉलिटिकल एक्सपर्ट विक्रम मल्होत्रा, भारतीय जनता पार्टी से इनका ताल्लुक है।
और उसके साथ साथ ही इमरान काजी नेशनल कॉन्फ्रेंस से उनका ताल्लुक है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अहमद अयाज जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान काजी से। इमरान काजी, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जो इल्ज़ाम आयद हुआ है, आप इसे कहां पे देखते हैं? एक बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने कहा है कि जो उनके पॉलिटिकल वर्कर मारे गए हैं वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का फेलियर हो सकता है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आपसी रंजिशें हो सकती हैं जिसकी वजह से उनके वर्कर मारे गए। नहीं, देखिए कुचे साहब, मैं बड़ा हैरान हो गया एलओपी साहब का ये बयान सुन के कि यह आपसी रंजिशें, किससे रंजिशें होनी थी और हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज के जो यहाँ पे सिचुएशंस हुई या जो यहाँ पे आम लोग मारे गए या कोई वर्कर मारा गया। मुझे एक चीज बताइए, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जब यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप बिल्कुल खत्म हो चुका था। आप देखेंगे 1989 से लेके 96 तक यहाँ पे गवर्नर रूल था। कंडीशंस ऐसी थी कि आप घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे। कंडीशंस ऐसी थी कि सुबह घर से कोई निकलता था, शाम की गारंटी नहीं होती थी वो घर आएगा कि नहीं आएगा। आपके रोड सारे खत्म थे, आपके बिल्डिंग्स जल चुके थे, आपके पास कोई गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स नहीं थी। उन कंडीशंस में डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद एक जमात थी उस वक्त भी जो एग्री हो गई यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप को कायम करने के लिए, और उसमें हम दुश्मन बने पाकिस्तान के, और इसलिए हमारे वर्कर्स की यहाँ पे शहादत हुई। ये कैसी बात कर रहे हैं? ये हमने इस मुल्क के लिए ये कुर्बानियां दी हैं। और आज मुझे एक चीज बताइए, जो आज अभी रिसेंट आज की बात ले लीजिए, किश्तवाड़ में एनकाउंटर चल रहा है जी। मुझे एक चीज बताइए, उसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे फिर आप? आज ये क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जिन एरियाज में यहाँ पे मिलिटेंसी बिल्कुल वाइप आउट हो चुकी थी, जम्मू के रीजन में आपको कोई मिलिटेंसी के एपिसोड नहीं मिलते थे। आज आप देखेंगे पिछले 1.5 साल से 2 साल से आपको कठुआ में, सांबा में, रजौरी में, पुंछ में, किश्तवाड़ में, डोडा में, पूरे रीजन में आपको मिलिटेंट्स की इन्फिल्ट्रेशंस और यहाँ पे इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे। इस चीज के लिए आज होम डिपार्टमेंट इनके पास है, इनको इस चीज का जवाब देना चाहिए कि इस चीज का फेलियर किसको, अगर पिछले टाइम का वो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पिछली गवर्नमेंट्स को वहां पे कसूरवार ठहराते हैं, तो आज किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेंगे ये? इस चीज का जवाब एलओपी साहब को देना चाहिए कि जो आज की करंट सिचुएशन है। अभी आप देखेंगे कश्मीर में रिसेंट, आप पीछे देखेंगे कि जहां पे जेडमोर टनल में अटैक हुआ, खानियार में अटैक हुआ और बाकी जगहों पे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। फिर तो इनको मानना चाहिए कि यहाँ पे जो हालात हैं वो तब भी वैसे थे। ये हमारे एक दुश्मन की साजिश है जो यहाँ पे डिस्टर्बेंस, यहाँ की पीस, यहाँ पे डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ की कोई पॉलिटिकल पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ तब भी वही लॉ एंड ऑर्डर होता था जो आज है, तब गवर्नमेंट के अंडर था, आज एलजी के पास है। एलजी से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, फिर उनको बोल दीजिए कि यार आप जिस चीज का क्लेम पार्लियामेंट में करते हैं कि यहाँ पे मिलिटेंसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, यहाँ पे पीस आ चुका है, तो ये सब इंसिडेंट्स कहां से हो रहे हैं? फिर ये इन्फिल्ट्रेशन कहां से हो रही है? कहां से ये मिलिटेंट कुठवा, रजौरी और उन एरियाज में जनाब जहां पे आपको मिलिटेंसी का नाम ही नहीं होता था। ठीक है इमरान साहब, दोबारा आपके पास आऊंगा। विक्रम जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम आयद हुआ है, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जानना चाहती है कि 2019 के बाद चाहे जितनी भी हलाकतें हुई हैं सिविलियंस की, फोर्सेस की, उसका जिम्मेदार फिर कौन है? उनकी जानिब से ये सवाल उठाया गया है। देखिए गौर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में आमंत्रित करने के लिए जी, और हमारे सारे फेलो पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। आपने जो डिस्कशन का मुद्दा आज रखा है, जो सुनील, जहां से आपने शुरुआत की सुनील शर्मा जी के उस बयान से, उस बयान को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। मुझे लगता है जिस तरह से जो उन्होंने बातें कही हैं और उन बातों को आज समझने की जरूरत है कि 2019 के बाद से जो ग्राउंड पे सिचुएशन कश्मीर में बदली है, जम्मू कश्मीर में बदली है, तो उसको कोई नकार नहीं सकता। आज जो भी कश्मीर में रहता है या कश्मीर ट्रैवल करता है या पिछले इतने सालों से कश्मीर की हालात से वाबस्तगी रखता है, वो ये समझता है जरूर कि जो आज के हालात हैं वो बदले हुए हालात हैं। वो एक नया माहौल कश्मीर में है, तो वो एक नए कश्मीर की जो नींव रखी गई, वो उसी का कारण है कि आज कश्मीर के जो नौजवान हैं वो स्कूलों में जा रहे हैं,
वो कॉलेजों में जा रहे हैं, ना कि थानों में पकड़े जा रहे हैं, ना कि पत्थरबाजी में पकड़े जा रहे हैं। और जो जो कब्रिस्तान है कश्मीर में वो अभी शांत है, क्योंकि जिस तरह से हमने वो दौर देखे मिलिटेंसी के, एक्सट्रीमिज्म के, टेररिज्म के, तो जो नुकसान हो रहा था वो कश्मीर के नौजवान, कश्मीर की माएँ अपने बच्चे खो रही थी, वहां बहनें अपने भाई खो रहे थे। और वो जो कत्तो-गारत का एक दौर चल रहा था, उस दौर में जो लोग हुक्मरान थे या जिन्होंने हुक्मरानी छोड़ी या जिनके दौर में वो हालात बने, तो उनको कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेवारी जो है वो लेनी पड़ेगी। उसी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जो बार बार ये चर्चा आती है, बार बार ये नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा कहा जाता है कि भाई हमने अपने इतने वर्कर्स खोए, हमने वो सही है किसी हद तक। जो भी पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पार्टीज थी उनके वर्कर्स को टारगेट किया गया, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर वो जो हालात बने थे उसमें कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स भी होती थी, इंटरनल राइवलरी भी होती थी, कोई टारगेटेड जो किलिंग्स थी वो भी थी। वो एक बहुत बड़ा इतिहास है। जब फारूक साहब पीक ऑफ मिलिटेंसी में लंदन चले गए थे, उस वक्त यहाँ एक वैक्यूम था। उस वैक्यूम को भरने की जब जब कोशिश की गई, जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हैं, ये गवाह है उस सारे मंजर के, कि उस वैक्यूम को जब जब भरने की कोशिश की गई, चाहे वो वली मोहम्मद इतू साहब की किलिंग हो, चाहे वो मीरवाइज मौलाना फारूक साहब की किलिंग हो, चाहे वो अब्दुल गनी लोन साहब की किलिंग हो, उसके पीछे एक इतिहास था, उसके पीछे एक सोच थी, क्योंकि जो कभी नहीं चाहती थी कि यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए तो स्टेटस को में रहे, पाकिस्तान का झंडा चढ़ता रहे, वहां आवाज निकलती रहे पाकिस्तान की। वो एक इकोसिस्टम को ध्वस्त किया गया, और उस इकोसिस्टम को तोड़ने में जो ताकत थी वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दिखाई। उसी का कारण आज ये है कि यहाँ पे जो चुनाव होते हैं, जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस अक्सरियत में आती है, वो बिल्कुल ब्लडलेस चुनाव होते हैं। वहां एक भी जान नहीं जाती है। इतने भारी अक्सरियत के साथ लोग निकलते हैं, वोट डालते हैं, और एक चुनी हुई सरकार आज आपके सामने एक पीसफुल इलेक्शन है। सो कहीं ना कहीं जो हुक्मरान थे, जो पावर्स दैट थी, जो उस वक्त थी, उनकी वजह से, उनकी कमजोरी की वजह से, चाहे वो केंद्र की सरकारें हो कांग्रेस की, ठीक है मल्होत्रा साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। आप जरा अहमद अयाज के पास चलेंगे। अहमद जी, अयाज जी, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा की जानिब से, जो एलओपी की जानिब से एक बड़ी बात की गई है कि पॉलिटिकल जो फेलियर रहा है हुकूमत का, नेशनल कॉन्फ्रेंस खासकर जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने साबिका हुकूमतों पर उन्होंने सवाल भी उठाए हैं कि उनकी वजह से, उन फेलियर की वजह से उनके वर्कर मारे गए, और उसके साथ साथ ही या जो आपसी रंजिशें हो सकती हैं उसकी वजह से भी, उस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जवाब दिया है। लेकिन तनवीर सादिक की जानिब से भी इस पर सवाल उठाया गया कि अब फिर क्या 2019 के बाद भाजपा जिम्मेदार है जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी किलिंग्स हुई हैं या जो भी लोग मरे हैं? अयाज साहब, आप अनम्यूट कीजिए, अयाज साहब। अयाज साहब, आप दोबारा से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर रुकते एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए, वक्फे के फौरन बाद हाजिर होंगे तो बात हम करेंगे एलओपी के बयान के। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी थोड़ा उसके ऊपर उनकी जिक्र की। ये तो खैर हमको मालूम ही है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी जब हम कहेंगे तो ये उस गवर्नमेंट की, सबसे पहले उस गवर्नमेंट की है जो बरसद इक़्तिदार गवर्नमेंट हो। चाहे अगर पिछली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत थी, उसके टाइम में ये किलिंग होगी तो वो जिम्मेदार है। अगर आज बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की जिम्मेदारी है। या अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, अभी तो ये एक इशू इस वक्त भी है कि हु इज टू डिसाइड अबाउट कि भाई किस गवर्नमेंट को हम जिम्मेदार ठहराएंगे। एक साइड से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास होम अफेयर्स नहीं है, तो दिस इज दीज आर विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब किसको ठहराएं, अभी तय करना है कि
हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो जहां तक हम देखेंगे ये तो कहेंगे जनरल में कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन अब इस मामले को लेकर कौन गवर्नमेंट है, दैट समबडी हैज टू डिसाइड कि हु इज द गवर्नमेंट फॉर इट। तो लेकिन टोटलिटी में इसका असर यही रहेगा कि जो भी किलिंग्स हुई है ये उसका असर रहेगा और माना जाएगा कि गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है। अगर हम ये कहेंगे कि अभी मल्होत्रा साहब कह रहे थे कि कोई इंप्रूवमेंट की बात कर रहे थे, शायद उसका किसी गवर्नमेंट को, ये बीजेपी को शायद ये दे रहे थे उसका क्रेडिट, मान लेंगे कि देयर आर सम चेंजेस, ऑफ कोर्स देयर आर चेंजेस। तो लेकिन वो चेंजेस शायद इसलिए हैं कि उसकी मेजर्स को स्ट्रिक्ट किया गया है, और दूसरा जो फंडिंग का जो इस वक्त मामला है, जो फाइनेंस पर कंट्रोल हो गया ऊपर से नीचे तक, तो शायद लग रहा है कि ये एक दो चीजें हैं कि जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस जो हमको लग रहा है कि चाहे कोई मेन स्ट्रीम में अभी हुर्रियत वाले ज्वाइन कर रहे हैं या मिलिटेंसी कम हो चुकी है, ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट कि कम हो चुकी है, स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रहे हैं, लोग बहुत अरेस्ट हो चुके हैं, हुर्रियत लीडर्स बंद है, I mean, all these factors। लेकिन अगर हम मोटा मोटा ये कहेंगे कि कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी इसके ऊपर कोई ऐसी चेंज हो गई है, पॉलिटिकल पॉलिसी चेंज हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ओनली ए सिक्योरिटी मेजर, इट्स ओनली द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर की जो हमने जो 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 कंट्रोल किया है फंड्स को, उसकी वजह से थोड़ा सा जो हमको दिख रहा है, कुछ रिलैक्सेशन जो दिख रही है मोड्स में या आने जाने में या हालात हमको दिख रहे हैं कि बेशक इसका क्रेडिट जाएगा किसी न किसी को, तो जाएगा ही, दैट्स वेरी ओबियस कि जिसने भी इसके ऊपर कंट्रोल किया, पिछले भी गवर्नमेंट्स थे उनके पास शायद इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स ओबियस, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस था, कांग्रेस था, पीडीपी जो भी था या बीजेपी था, लेकिन जो भी जिस गवर्नमेंट के दरमियान ये कंट्रोल हो गया, तो जिसकी वजह से अभी लग रहा है कि थोड़ा कमी आई है इंसिडेंट्स में, दैट्स ओके। बट टू से कि भाई हमने कोई ऐसा बहुत बढ़िया काम किया है कि हमने मिलिटेंसी को खत्म किया, नॉर्मलसी किया, ऐसा दावा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज भी हमने देखा एक जेसीओ को भी आज मारा गया अखनूर में, और कुछ दिन पहले कठुआ में इंसिडेंट्स हुए। दीज इंसिडेंट्स आर कंटिन्यूइंग, बट द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपका जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द गवर्नमेंट ऑफ द डे। जो भी गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी बनती है, या चाहे ये मिलिटेंसी का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, लोगों के मामला हो, जो भी जैसे भी, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, अब जरा इमरान जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एलओपी की जानिब से एक और मुद्दा बात जो की गई है कि स्टेटहुड को लेकर उन्होंने बात की है कि उन्होंने कहा कि स्टेटहुड की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस या मौजूदा हुकूमत ना करे, क्योंकि वो उन्होंने कहा है कि वाज़ेह तौर पर कि ये अगरचे वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि मौजू वक्त आएगा तो देंगे स्टेटहुड, ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान जो बातें की हैं, मंशूर के मुताबिक लोगों से वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है। वो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि वो उन जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहे हैं। ये उनकी जानिब से भी, ये भी एक बड़ा सवाल या बड़ा इल्जाम नेशनल कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने आज किया है। देखिए कुछ साहब, टाइम एंड अगेन ये सब हमें सुनने को मिल रहा है कि बीजेपी कह रही है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे एक चीज बताइए, बीइंग ए पॉलिटिकल पावर इन द सेंटर, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हीं की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम यहाँ के सिटीजन नहीं है क्या? हमारा हक नहीं है बात करने का? रियासत तो इन्होंने रियासत हमसे छीनी थी, और जो यहाँ का स्पेशल स्टेटस छीना था वो ये कह के छीना था पूरे हिंदुस्तान में कि हम इक्वेलिटी लाना चाहते हैं थ्रू आउट स्टेट। ये जो स्पेशल स्टेटस है, ये जो दो आइन है, इसको खत्म करेंगे, हम एक इक्वल लेवल पे सबको ले आएंगे। क्या आपको लगता है जम्मू कश्मीर के पास भी इस वक्त वही लेजिस्लेटिव और वही कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है जो हमारी बाकी की रियासतों में है? क्या आपको लगता है कि जो हमारी बाकी की ऑन एन एवरेज ऑल ओवर इंडिया जो पर कैपिटा इनकम है वही हमारे यहाँ पे भी है? हम उससे बहुत नीचे हैं जनाब। इन्होंने वादा किया यहाँ पे आज से 6 साल पहले कि हम सूटेबल टाइम पे रियासत को वापस करेंगे। आज 6 साल हो गए जनाब आला, अभी तक हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो सूटेबल टाइम आएगा कब। सूटेबल टाइम की डेफिनेशन भाजपा की डिक्शनरी में क्या है वो हमें आज तक नहीं समझ आ रही है। हमें पता होना चाहिए, हम यहाँ के सिटीजन हैं, हमारा हक बनता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यह हमारा बुनियादी हक है कि हम ये सवाल पूछेंगे कि हमारी रियासत जो हमसे हकूक छीनेंगे
वो हमें कब वापस करोगे? इसमें कोई आज सेंटर में भाजपा की हुकूमत है, इट डजंट मीन कि वो यहाँ के मालिक है। मालिक यहाँ पे जो मुल्क जो चल। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास इमरान जी आऊंगा। अब जरा यही सवाल मैं विक्रम जी से जानना चाहूंगा। विक्रम जी, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि अगर भाजपा मानती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात जो है वो बेहतर हुए हैं, और ये भी कहा है कि हालात जो स्टेटहुड है, रियासत का दर्जा है, वो मौजूद वक्त पर दिया जाएगा। अगर हालात ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर रियासत का दर्जा बहाल करने में क्या हर्ज है? कुछ साहब मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ कुछ, प्लीज। मुझे एक चीज बताइए, आप जब यहाँ पे ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट और बाहर हर जगह पे पूरे मुल्क में ये कहा जाता है, इस चीज को बेचा गया कि 370 हटाने के बाद, स्टेट खत्म करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट नॉर्मल सी है, यहाँ पे टूरिस्ट का ग्राफ बढ़ गया, यहाँ पे एजुकेशन का, जैसे अभी विक्रम जी भी बोल रहे थे कि टूरिस्ट का ग्राफ बढ़ गया, यहाँ पे स्कूल खुल गए, एलओपी ने कहा यहाँ पे कॉलेजेस नहीं चलते थे। मुझे तो समझ नहीं आता कब यहाँ पे कॉलेजेस नहीं चलते थे और कब यहाँ पे स्कूल नहीं चलते थे। हम भी यहीं पढ़े हुए हैं, हमने भी यही स्टडीज की हुई है, हम भी उसी एरा के बच्चे हैं। चलो उस चीज को साइड पे रखो, मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने इस चीज को गिना दिया। अगर इतनी सारी नॉर्मलसी है, हर एक चीज सूटेबल है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, मिलिटेंसी बिल्कुल, चलो बिल्कुल नहीं मानेंगे, इन्हीं के हिसाब से मानेंगे 75% खत्म हो चुकी है, यहाँ पे एजुकेशन का आजकल बहुत कुछ है, तो फिर क्या वजूहत है, क्यों हमें रियासत को वापस नहीं दिया जा रहा है? अब इससे ज्यादा ये क्या चाहते हैं? इधर ये तो ये मान ले, बीजेपी खुद कन्फेस कर ले कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, जब तक ना हालात ठीक हो जाएंगे तब तक हम यहाँ पे स्टेटहुड रिस्टोर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों चीजों में से एक चीज तो इनको कन्फेस करनी पड़ेगी। विक्रम जी, आप जवाब दीजिएगा, क्या आप मानते हैं कि हालात ठीक हैं? अगर नहीं है हालात ठीक, तो फिर ठीक है कि रियासत का दर्जा फिलहाल बहाल नहीं होगा जब तक ना हालात ठीक होंगे, और अगर हालात ठीक हैं तो फिर रियासत का दर्जा बहाल करने में क्या हर्ज है? ये एनसी ने सवाल उठाया है। देखिए, मुझे बड़ा हैरत हो रही है कि सब लोग जो है जो विजिबल है उसको अनसीन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं और बचपन से कश्मीर आता जाता रहा हूं, और एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी लेता रहा हूं। जो पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में पिछले इतने सालों से चल रही थी, जो 2019 से पहले डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा बीजेपी ने भी बनने की कोशिश करी और पीडीपी के साथ मिलकर एक कोalition की गवर्नमेंट बनाई, और उसी पॉलिटिक्स जो मतलब के बाद से आगे चल रही थी उसी को आगे चलाने की कोशिश की। दे आल्सो गिव इट अ चांस कि हम इसको आगे जाएं। और आपको अगर याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाहौर भी गए थे। वो हिस्सा उस पॉलिटिक्स का था जो पॉलिटिक्स 370 के एब्रोगेशन से पहले से चली आ रही थी, और अलग अलग सियासी जमातों ने उस पॉलिटिक्स का हिस्सा रही, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस के साथ कोalition हो, चाहे पीडीपी कांग्रेस की हो, चाहे फाइनली बीजेपी और पीडीपी की हो। और हालात बेशतर एक जैसे उस सारे पीरियड में रहे। जब महबूबा मुफ्ती लास्ट टेन्योर में भी इनको ये कहना पड़ा कि क्या वो बच्चे वहां टॉफी लेने, दूध लेने गए थे। उमर अब्दुल्ला साहब की जब 6 साल थी तो उसमें किलिंग्स जो हुई, सिविलियन किलिंग्स, ब्लाइंडिंग्स हुई, जो बुलेट गन से बच्चे अंधे हुए, इनकी बिनाई गई, वो सब होता रहा। उससे पहले वाली सरकारों में भी होता रहा, आजाद साहब के 3 साल में, मुफ्ती साहब के। अब ये एक शिफ्ट आया इतना बड़ा, जिसके लिए कहा जाता था कि यहाँ हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई रहेगा नहीं, या हिंदुस्तान का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो आज 26 जनवरी 15 अगस्त को हिंदुस्तान का झंडा वहां पे गर्व से वहां लहराता है और लहराया जाता है जी। बात नंबर 1। बात नंबर 2, वही 15 अगस्त 26 जनवरी मंगाने के लिए हजारों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को स्टेडियम्स के बाहर, डीसी दफ्तर, जहां जहां झंडा लहराया जाता था वो होता था। 14 अगस्त को पैरेलल प्रोग्राम होते थे कश्मीर के अंदर। आज ये जो पैल्पेबल चेंज को अगर आंखों पे पट्टी बांध के सब पॉलिटिशियंस उसको नकारना चाहते हैं वो दूसरी बात है, पर आज जो आदमी, जो देश कश्मीर जा रहा है, जो कश्मीर का बच्चा जो 5 साल का था, आज वो 3, 4 साल, 7 साल में जिसने बंद का कल्चर नहीं देखा है,
जो रोज कश्मीर जिसके लिए खुला है, जिसके नहीं विक्रम जी ये तो मानते हैं, ये तो मानते हैं कि हालात में चेंज हुआ है। अब ये इनका सवाल ये है कि आज के वक्त में अगर हालात ठीक हैं तो स्टेटहुड को बहाल कर रेस्टोर करने में क्या हर्ज है? स्टेटहुड बहाल क्यों नहीं हुआ? आपने अभी होम मिनिस्टर साहब ने सीपीयू मीटिंग लिया और उसके बाद भी उन्होंने ये कहा हम इसको वचनबद्ध है कि इसको स्टेटहुड रिस्टोर किया जाएगा। पर जिन्होंने स्टेटहुड हटाया है और उसके बाद उसको वापस लाना, उसके लिए मुझे लगता है बहुत सारे फैक्टर्स इन कंसीडरेशन होंगे। ठीक है। अब जरा अहमद अयाज के पास, अयाज साहब आप अपनी बात रखिए। अहमद साहब डिस्कस नहीं कर सकते, शायद उमर साहब जब दिल्ली जाते हैं। ठीक है विक्रम जी, अब अयाज साहब आप अपनी बात रखिए। मीटिंग होती है, दो बातें उसमें डिस्कस होता होगा। जो टोटल जो सिचुएशन की बात कर रहे थे मल्होत्रा साहब, देखिए इट इज नॉट कि अगर सिचुएशन कहीं कुछ हमको इम्प्रूवमेंट नजर आ रहे हैं, ये इस वजह से नहीं है कि कोई बहुत बड़ी कोई पॉलिसी चेंज हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है ज्यादा। एक चीज जरूर हुआ है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि सिक्योरिटी ग्रिड को सख्त किया गया है और शायद लॉज को थोड़ा सख्ती से अमल में लाया गया, जैसे पीएसए को बहुत ही सख्ती से लागू किया जा रहा है। एक इंटरवेंशन करूंगा, पॉलिसी चेंज हुआ है साहब। आई हर्ड यू विक्रम जी इन्हें बात रखने दीजिए विक्रम जी बात कीजिए मल्होत्रा जी। आई हर्ड यू विक्रम जी, इन्हें बात रखने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए इन्हें बात। क्वेश्चन टू रेज, आई डिड नॉट इंटरफेयर। जी अयाज साहब आप प्लीज हियर टू मी एंड देन रेस्पॉन्ड। आप रेस्पॉन्ड करिए। तो कोई मेजर पॉलिसी, वो मल्होत्रा साहब को मालूम है कि कोई मेजर पॉलिसी ऐसी नहीं बनी जम्मू कश्मीर को लेकर जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि हालात बदल गए। भी हुर्रियत वाले जो है वो नेशनल मेन स्ट्रीम ज्वाइन कर रहे हैं, मिलिटेंसी कम हो गई। इट्स नॉट दैट, इट इज सिंपली एक सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट किया गया है। आज भी आप देखोगे कि बंकर जो है, सिक्योरिटी बंकर्स बना दिए गए हैं। मल्होत्रा साहब को पता नहीं होगा शायद, अगर ये अलीजान रोड पर देखोगे, शायद हमने इतने बंकर्स उस वक्त नहीं देखे जब मिलिटेंसी पीक पर थी जो आज है। इट्स नॉट दैट कि जो आप कह रहे हो कि वो सारा सही है। इट इज देयर कि सिक्योरिटी का जबरदस्त सख्ती है, चौकन्ना है। अयाज साहब मैं माजरत चाहूंगा क्योंकि वक्त की कमी की वजह से मैं आपकी बात कंटिन्यू नहीं कर सकता, और काजी इमरान साहब आपसे भी माफी चाहूंगा क्योंकि वक्त की कमी की वजह से मैं आपकी बात आगे नहीं ले जा पाऊंगा। नाजरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का, और उसके साथ साथ ही जो देखने वाले उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इमरान काजी नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और पॉलिटिकल एक्सपर्ट अहमद अयाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की है आज एलओपी सुनील शर्मा के बयान के हवाले से, और मेहमानों ने अपनी बात रखी है। लेकिन नाजरीन फिलहाल 5 के 5 प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िया और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।